Morning students, I am Anjana from PGT. Today I will discuss the next topic of life process is respiration in animal. Last week I was discussed the topic is respiration in plant and types of respiration, two types of respiration, aerobic and anaerobic. And next topic I was discussed the gases exchange of in animals. Now I will discuss the respiration in human. So the respiration in human is two types, breathing and internal respiration. It is also breathing is also called as external respiration, and the shallow respiration is also called as internal respiration. So the breathing, what is breathing? At this stage the exchange of gases between the air space of lungs and blood in pulmonary capillaries. इस स्टेज में क्या होता है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारा जो लंग्स होती हैं उनके बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है उसमें, एंड ब्लड के अंदर होता है इन पल्मोनरी कैपिलरीज. कैसी कैपिलरीज में? पल्मोनरी कैपिलरीज. जो पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग से, यानी कि लंग्स में जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उनमें ये क्या करता है? रेस्पिरेशन होता है. इट इज़ फिजिकल प्रोसेस. ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है. नो एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है. दो प्रोसेस पूछा जाता है, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन. तो ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड रिस्पायरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें दोनों ही फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कंबाइंड होती हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन. नो एनर्जी रिलीज, यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजियोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का रिलीज नहीं होता है. एंड एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. नेक्स्ट देखेंगे इंटरनल या सेलुलर रिस्पायरेशन. सो द इंटरनल रिस्पायरेशन at this stage the exchange of gases between the tissue cells and the blood capillaries, it is also known as tissue respiration. इस स्टेज में क्या होता है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है? टिश्यू सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है. इसे हम टिश्यू रिस्पायरेशन भी कहते हैं. वी ऑल नोज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. एंड सेल्स, व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ. एंड द टिश्यूज, व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यूज. सो द इंटरनल रिस्पायरेशन इट इज़ अ फिजिकल एंड केमिकल. इसमें जो मेथड होते हैं, यानी कि दोनों ही मेथड यूज़ होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस. एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के फॉर्म में होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. एंजाइम आर इन्वॉल्व, और इसमें एंजाइम क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं. मींस कि यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होंगे? एंजाइम्स हमारे जो है इन्वॉल्व किए जाएंगे, देन वो रिएक्शन को क्या करवाएंगे? कंप्लीट कर पाएंगे. व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी इज़ द एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. और एटीपी, और जब हमारी बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनली होते हैं, लिविंग सेल ऑर्गेनली होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्जी बॉडी है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है. ये सब हमारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनलीज हैं, जो ये रिएक्शन सेल ऑर्गेनलीज जो हमारा एटीपी का क्या करते हैं? फॉर्मेशन है. यानी कि हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का फॉर्मेशन की एनर्जी का प्रोडक्शन करवाती है. और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, उसमें जो एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है वो किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में. और जो हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर वो क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है. तो जब हमारी बॉडी को एटीपी की नीड होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि एडीपी से एटीपी और एटीपी से एडीपी, यानी कि वहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स और एडीपी मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं. जब एटीपी यूटिलाइज कर ली जाती है तो फिर से वो एटीपी किस में टूट ब्रेक हो जाती है? यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में. सो यहाँ पर एंजाइम्स भी क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. सो इन दिस प्रोसेस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व. नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पायरेटरी ऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग. देखिए, रिस्पायरेटरी ऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिस्पायरेशन जो होता है ह्यूमन में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गन द ह्यूमन आर रिस्पायर. किस ऑर्गन के द्वारा ह्यूमन जो है रिस्पायर करता है? तो वो हमारे लंग्स होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं. और लंग्स के अंदर भी एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. तो एल्वियोलाई, व्हाट इज़ एल्वियोलाई? देखिए, एल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो एल्वियोलाई होते हैं ये एक साइट मानी जाती है रिस्पायरेशन की. क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ रिस्पायरेशन? व्हाट इज़ द साइट ऑफ रिस्पायरेशन? तो आप बताएंगे एल्वियोलाई इज़ द साइट ऑफ रिस्पायरेशन.
आपको मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रही हूँ ह्यूमन लंग्स का है। इसमें देखिए आपके 2 लंग्स होते हैं, लेफ़्ट लंग और राइट लंग। यहाँ पर आप देखिए ऊपर से हमारा क्या आता है, फेरिंग्स आता है, और यहाँ पर हमारे फेरिंग्स के बाद यहाँ पर एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के बाद हमारा क्या आता है, एपिग्लोटिस, एंड देन आप देखेंगे लैरिंग्स। इसके बाद आप देख रहे हैं ट्रेकिया। आफ्टर देन देखिए ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्वुलाई, प्लूरल फ्लूइड, राइट लंग्स एंड डायफ्राम। दिस इज द डायफ्राम। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? देखिए डायफ्राम क्या करता है, जब हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं तब हमारा डायफ्राम का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपका जो है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो देखते हैं, फर्स्टली जो हमारा सबसे पहला है वो क्या है, नॉस्ट्रिल। क्या है, नॉस्ट्रिल। अब ये नॉस्ट्रिल जो होता है, ये नॉस्ट्रिल हमारे जो नाक के छेद होते हैं, यानी कि जो होल्स होते हैं हमारी नाक में, 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल से जो भी एयर हम लेते हैं वो किस में पहुंचती है, नासल कैविटी। ये नासल कैविटी जो होती है ये डिवाइडेड रहती है कुछ स्लैब्स में, एंड फॉर्म अ वार्म्स एंड मॉइस्ट एंड क्लीन एयर ब्रीद इन, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, मतलब जो भी हम एयर लेते हैं वो क्लीन और वार्म जो है एयर हमारी बॉडी के अंदर पहुँचती है जब हम सांस को क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। यानी कि हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारा जो एयर है वो हमारे नासल कैविटी में पहुंचता है, एंड फॉरेन पार्टिकल गेट कफ इन म्यूकस एंड पुश्ड बाय द सीलिया टुवर्ड्स द थ्रोट। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो पकड़ लिए जाते हैं, जो भी हमारी नाक के अंदर म्यूकस, क्योंकि भाई जब हमारी नाक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है तभी हमारे जो आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा हमारी नाक के अंदर तो नाक जो है सूखने लगेगी और उससे हम लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसीलिए नाक में म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारी नाक थोड़ी सी म्यूकसी रहती है। उससे क्या होता है कि जितने भी हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हमारी नाक के अंदर जाते हैं वो उसके द्वारा कॉट कर लिए जाते हैं एंड पुश्ड अप बाय सीलिया टुवर्ड्स द थ्रोट, और इनको जो एयर फ्रेश एयर होती है उसको पुश्ड अप कर दिया जाता है किसके अंदर, थ्रोट के अंदर। अब व्हाट इज़ थ्रोट? थ्रोट क्या है, एक तरीके से जो फेरिंग्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं। जो फेरिंग्स होता है ये थ्रोट कहलाता है हमारा। सो द फेरिंग्स क्या है हमारा, इट इज़ अ पॉइंट वेयर द ब्रीदिंग एंड एलिमेंट्री पाथवे क्रॉस। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस भी होता है और हमारा क्या होता है, आपका जो है एलिमेंट्री पाथवे, मतलब जो भी हम खाना डाइजेशन के लिए जो भी हम खाना फूड जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि फूड को टेकिंग करते हैं, वो सब हमारा किस में आता है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज़ द साइट ऑफ बोथ एलिमेंट्री एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट है, अब फेरिंग्स के बाद हमारा जो एयर है वो किस में पहुंचेगा, ग्लोटिस। अब व्हाट इज़ ग्लोटिस? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है, फेरिंग्स के बाद हमारा क्या आया, ग्लोटिस आया। तो ग्लोटिस इज अ स्मॉल होल थ्रू विच एयर एंटर द लैरिंग्स। ये एक ऐसा होल होता है जिसके द्वारा जो एयर होती है वो किस में एंटर करती है, हमारी लैरिंग्स में एंटर करती है। और ग्लोटिस के जस्ट बाद हमारा क्या आता है, एपिग्लोटिस। ये भी एक एरिया होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। ये एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या करता है, इट इज़ द फ्लैप विच कवर द ग्लोटिस डूरिंग सॉलोइंग ऑफ फूड। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारा क्या करके रखता है, ग्लोटिस को कवर करके रखता है जब हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, सॉलो करते हैं, और जो भी हम वाटर वगैरह एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हम खाते हैं उस टाइम में ये उसको क्या करके रखता है, ग्लोटिस को कवर करके रखता है, देयर बाई प्रिवेंटिंग फूड गोज डाउन द रॉन्ग वे। और ये ऑल्सो क्या करता है कि जो भी हमारा फूड होता है उसको रॉन्ग वे में ना जाने से रोकता है। मतलब जो भी हमारा फूड का एक एरिया है कि इधर एरिया से हमारा फूड जाना है वो उसको उधर ही ले जाता है, उसे मतलब कहीं भी गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देता है। तो वो किसका काम है, एपिग्लोटिस का। नाम बात करते हैं लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होता है बेटा, ये किसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम साउंड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हमारा साउंड का प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, लैरिंग्स के द्वारा होता है। और हमारे जो थ्रोट होता है वहाँ पर आप देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर, जो गांठ लायक स्ट्रक्चर आप देखते हैं वहाँ पर बाहर निकली हुई होती है। मेंस में थोड़ा ज़्यादा बाहर होती है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है ये सिस्टम। तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये एक ट्रायंगल शेप होता है। कैसा होता है, ट्रायंगल शेप होता है लैरिंग्स हमारा, यानी कि सॉरी वोकल कॉर्ड। अब ये लैरिंग्स जो है कंटेन द वोकल कॉर्ड्स विच कैन वाइब्रेट मेक साउंड। ये वाइब्रेट होती हैं और साउंड का क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। सो हमारा ये क्या है, लैरिंग्स। तो यानी कि जो भी हमारा एयर आया वो नॉस्ट्रिल से, नासल कैविटी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, आफ्टर देन ये कहाँ पहुंचा, लैरिंग्स। एंड देखिए नेक्स्ट हमारा है ट्रैकिया। अब ये कहाँ जाएगा एयर हमारा, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रैकिया जो होता है
इसमें क्या होता है बेटा, द थ्रो इट इज़ अ ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विच एयर इज पासिस टू एंड फॉर्म द लंग्स, जिसमें एयर क्या होती है, पास होती है और कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप इट परमानेंटली ओपन। और इसमें क्या होता है कि इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको हमेशा परमानेंट क्या करती हैं, ट्रैकिया को ओपन करती हैं, यानी कि इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा ओपन रहता है, जिससे हमारा एयर वगैरह जो है आसानी से, जो भी चीज़ें हम लेते हैं वो आसानी से क्या हो जाती हैं, पास आउट हो जाती हैं। आफ्टर देन देखेंगे हमारे यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई बेटा क्या होती हैं, इट इज़ अ सिमिलर टू ट्रैकिया, ये कैसे होते हैं, इस ट्रैकिया से सिमिलर होते हैं, एंड कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट लंग्स। और ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं एयर को, कहाँ से, हमारे लेफ्ट और राइट लंग से ये क्या करते हैं, इस एयर को कैरी करते हैं। आफ्टर देन जो हमारी एयर है वो किस में पहुँचती है, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स का फंक्शन क्या है बेटा, कि जो हमारा ब्रोंक्यूल होता है, इट इज़ अ नैरो ट्री लाइक ब्रांचेस, ये एक मतलब नैरो एरिया होता है जहाँ पर हमारी ये ट्री लाइक ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट होती हैं ऑफ ब्रोंकाई, थ्रो विच गैसेस डिफ्यूज टू एंड फ्रॉम एल्वुलाई। इसके द्वारा हमारी जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिफ्यूज आउट होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हमारी डायग्राम में आपको दिखाई दे रही हैं, ये फैली हुई हैं चारों तरफ, और ये क्या कर रही हैं, जो यहाँ से जितनी भी हमारी एयर है, जो भी गैसेस है, वो क्या होगी, पास आउट होती है बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यही ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, हमारा वहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस करवाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो भी चीज़ें जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी हम एयर ले रहे हैं, जो भी हमारा, क्योंकि CO2 हमारा क्या है, एक तरीके से पूरी तरीके से वो क्या कर जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिफ्यूज आउट, है ना। और लेकिन O2 जो होता है वो पूरी तरीके से डिफ्यूज आउट एकदम से नहीं होता है, वो कई सारी चीज़ों के साथ आगे हम पढ़ेंगे उसको, CO2 और O2 के ट्रांसपोर्ट में। तो वहाँ पर हम देखेंगे हमारा CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो नाम में यहाँ पर केवल इतना डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये गैसेस का डिफ्यूजन करवाते हैं, डिफ्यूज करवाते हैं टू एंड फ्रॉम ऑफ एल्वुलाई, किससे, एल्वुलाई से। नेक्स्ट जब हमारा एयर है जो कहाँ पहुँचेगा, एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई, जिसमें पहुँचेगा एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई में पहुँचेगा। अब एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई में पहुँचेगा बेटा तो क्या होगा, क्योंकि एल्वुलाई इज द साइट ऑफ रिस्पायरेशन, क्वेश्चन पूछा था, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि इट इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो एल्वुलाई है ये क्या है बेटा, एक टिनी एयर सेक्स प्रेजेंट, मतलब एक टिनी एयर सेक्स के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, अक्रॉस विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहाँ पर हमारा क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। अगर पूछा जाए कि इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज गैसेस एक्सचेंज अकर, तो आप बता सकते हो इन एल्वुलाई गैसेस एक्सचेंज इन अकर इन ह्यूमन बीइंग। सो ये हमारा क्या करवाता है, गैसेस एक्सचेंज करवाता है, एंड इन क्लोज एसोसिएशन विद कैपिलरीज एंड प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। क्या करवाता है ये भाई, कि मतलब ये क्लोज एसोसिएशन बनाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं नेटवर्क के फॉर्म में, तो वो उनके साथ मिलकर क्या करता है, क्लोज होता है उन कैपिलरीज के साथ, एंड ये उनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा देता है, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। आफ्टर देन जो हमारी एयर है वो किस में पहुंच जाती है, लंग्स में। तो ये पूरा जो ऑर्डर है ये किसका है, हमारा आपका जो रेस्पिरेटरी ऑफ ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि हमारा जो ऑर्डर है ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन का वो क्या होता है वो हमने देख लिया है। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, आप यहाँ पर सारे पार्ट्स देख लीजिए। अच्छा, इस डायग्राम में हमें एक चीज़ और समझनी है बेटा कि जो हमारा लंग्स होते हैं बेटा, लंग्स में आप देख रहे हैं दोनों की स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे दोनों जो लंग्स होते हैं उनका शेप थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है और इसमें नॉच क्यों पाई जाती है। तो आप बता सकते हो क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। हार्ट जो होता है एक मुंच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मुंच लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्लिंस फ्लैट्स जिसे हम कहते हैं, उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है ये। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होती है, इस हार्ट में यहाँ पर जो हमारा नॉच होता है उसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें नॉच इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, पंपिंग करता है इस टाइप से। जब पंप करेगा तो उसको क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा। तो उस स्पेस को पाने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर हमारे हार्ट के लिए लंग्स में नॉच पाई जाती है और हमारा हार्ट आसानी से क्या कर पाता है, पंपिंग करवाता है। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जब होता है तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, पंप करना ब्लड को, यानी कि जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप करवाना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, इसमें देखिए आपको सी शेप कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सी शेप कार्टिलेज रिंग्स पर, और इसके बाद ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हमारी कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है उसका नाम बताइए।
विच लेयर आर प्रोटेक्ट द लंग्स, तो आप बता सकते हो प्लूरल मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं प्लूरा, ऑल्सो प्लूरा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे हो डबल लेयरिंग लेयर होती है जिसमें हमारा प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इसको लंग्स के एरिया को मॉइस्ट यानी कि चिकना बनाकर रखता है, जिससे कि जो भी प्रोसेस है वो आसानी से क्या हो, कंप्लीट हो पाए, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा डायफ्राम, जो डायफ्राम है बेटा, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम हमारा जो भी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करवाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट में क्या हो रहा है बेटा। तो देखिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म, अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाँ, तो हमारा अभी मैंने एक चीज़ और बतानी है आपको, जो हमारा ये जो एरिया होता है जहाँ पर हमारे लंग्स यानी कि जो हमारा स्टमक तक का ये जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और उसके नीचे का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा ये पूरा जो है, ये हमारा जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ये हमारा प्लूरल एरिया है। कैसा एरिया है, प्लूरल कैविटी, यहाँ पर हमारा हार्ट जो प्रेजेंट है। तो जो हमारा प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी, मतलब जो हमारी प्लूरल कैविटी ये वाली जो एरिया है प्लूरल कैविटी का है, और जहाँ पर हमारा हार्ट वाला एरिया है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं, थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन। यानी कि अगर आपसे पूछा है कि वेयर इज थोरेसिक एरिया प्रेजेंट, तो बता सकते हो कि अपर साइड ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक से ऊपर की साइड जो भी होती है वो हमारी क्या है, थोरेसिक कैविटी, और उसके जस्ट नीचे वाली क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। जैसे हम लोग कहते हैं, ये जो हम लोग अपने स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक नहीं होता, ये हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है। यानी कि एब्डोमिन जो होता है हमारा, हम जो जिसे हम पेट कहते हैं, वो हमारा एब्डोमिन एरिया होता है। पेट हमारा कहाँ होता है, यानी कि स्टमक हमारा कहाँ होता है, इनसाइड। कहाँ पर होता है, इनसाइड। जैसे कि हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था, जो स्टमक की स्ट्रक्चर थी आपने देखी थी, इनसाइड प्रेजेंट होती है, लेकिन जो बाहर जो उसको ऊपर से जो होता है उसका जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका जो है आपका एब्डोमेन कहलाता है। सो नाम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें और होती हैं हमारे, जब हमें रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, यानी कि जब हम क्या कहते हैं, एक डिसीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एम्फाइसीमा एक डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि CO2 का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सो एल्वेलाई लेयर इज़ ब्रीक, जिससे क्या होता है कि एल्वेलाई की लेयर क्या हो जाती है, ब्रीक हो जाती है। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एल्वेलाई बने हुए हैं, ये हमारे क्या हैं, एल्वेलाई स्ट्रक्चर हैं। क्या होता है, यहाँ से ये टूटने लगते हैं, ये जब टूटेंगे तो आपस में ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि CO2 का लेवल बढ़ा, लेयर जो हुई ब्रीक हुई। सो द बोथ लेयर आर अटैच विद ईच अदर, जिससे हमारी दोनों लेयर क्या हो गई, अटैच हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि एम्फाइसीमा, मतलब पूछा जाए कि एम्फाइसीमा डिसीज़ क्यों होती है, तो आप बता सकते हो कि जब CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा। किसके अंदर हो जाता है, लंग्स के अंदर। जब हमारा CO2 का लेवल बढ़ जाता है एल्वेलाई के अंदर, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे कि जो हमारा कई सारे जो है गर्दन तक पॉलीथीन को डाल दिया जाता है और उसको ज़ोर से पकड़ लिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जब उसको बाहर से O2 नहीं मिलती, यानी कि CO2 लेवल वहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही CO2 लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसका जो है वो कुछ ही टाइम बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। ऐसा आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो, कई सारे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं। तो वो भी हमारा क्या है, एक तरीके से वहाँ पर भी क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है ना। नाम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ रिब केज। यहाँ पर हमारे रिब केज का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड डायफ्राम का मूवमेंट होता है, विच अल्टरनेटिवली चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। इससे क्या होता है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम में डिस्कस किया था, थोरेसिक कैविटी का जो क्या होता है, वॉल्यूम जो हो जाता है, उसमें क्या आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग की, ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहली है हमारी इनहेलेशन और दूसरी है हमारी एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन, यहाँ पर क्या होता है, ब्रीदिंग इन, और एक्सहेलेशन और द एक्सपायरेशन यहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग आउट। ठीक है, तो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में समझ लेते हैं। भाई क्या होता है कि जब ब्रीदिंग इन करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, O2 को कहाँ से लेते हैं, बाहर से, इन्वायरमेंट से लेते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा, O2 हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, और जो हमारा डायफ्राम है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। डायफ्राम क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग इन कहते हैं। और ब्रीद आउट में क्या होता है कि जो हमारा
जो हमारा थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे डायफ्राम हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, डायफ्राम हमारा एक नॉर्मल लेवल में आ जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं, या फिर हम इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। वो था सेम। सो ये हमारा क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस। ना हम बात करते हैं इंस्पायरेशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंस्पायरेशन में क्या होता है, फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वहाँ पर हमारी कुछ मसल्स होती हैं लंग्स के अंदर, वो जिन्हें हम फ्रेनिक मसल्स कहते हैं, जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। डायफ्राम फ्लैटेंड इन शेप, और डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैटेंड शेप में आ जाता है। एंड एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स, और एब्डोमिन की मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। एट द टाइम लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज, इस टाइम पर लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड लंग प्रेशर क्लोजर देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो प्रेशर है हमारा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसा हो जाता है, लोअर हो जाता है। एंड ड्यू टू एयर एंटर इनटू द लंग्स, और जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो किस में एंटर कर जाता है, लंग्स में एंटर कर जाता है। इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एक्टिवली होती है ये प्रोसेस। और दूसरा हम देखेंगे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में देखिए, डूरिंग एक्सपायरेशन रिवर्स्ड ऑल एक्शंस इंस्पायरेशन, ये सारे के सारे उल्टे होते हैं जस्ट किसके, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के, ड्यू टू लंग्स एयर आउट फ्रॉम द लंग्स। ये एक पैसिव प्रोसेस होती है, और इसमें क्या होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम मसल्स, इसमें क्या हो जाता है कि जो डायफ्राम मसल्स हो जाती हैं वो नॉर्मल शेप में आ जाती हैं, यानी कि रिलैक्स हो जाती हैं। मेक इट डॉम शेप्ड, और इसको कैसा बना देती हैं, डॉम शेप्ड बना देती हैं इस स्ट्रक्चर को। दिस रिजल्ट इज डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड बाय द लंग्स टू देयर ओरिजिनल साइज, और इससे हमारे जो लंग्स हैं वो किस में आ जाते हैं, ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया किसका, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ CO2 इन O2 इन लंग्स। देखिए, हमारे यहाँ पर एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, तो वो किसके द्वारा होता है, एल्वियोलाई के द्वारा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस चलती है, जहाँ पर हमारा ग्रेडियंट बेस्ड होता है। कैसा बेस्ड होता है, ग्रेडियंट बेस्ड, मतलब कि इन विच दैट थिंग्स मस्ट टू बी हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन एंड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, हायर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर हमारा हायर कंसनट्रेशन से किस में जाता है, लोअर कंसनट्रेशन में, और हायर प्रेशर से किस में जाता है, लोअर प्रेशर में। सो दिस मेम्ब्रेन इज़ वेरी यूजफुल, इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन होती है डिफ्यूजन की वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। एंड मोर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितनी ज़्यादा हमारी जो डिफ्यूजन की जो हमारी मेम्ब्रेन होगी वो पतली होगी, उतना ही हमारा डिफ्यूजन क्या होगा, अच्छा होगा। और जितनी ज़्यादा मोटी होगी, थिक लेयर होगी, उतना ही हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस मेम्ब्रेन में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, यूजफुल होती है। यहाँ पर हमारा डिफ्यूजन जो होता है वो आसानी से और तेज़ी से हो पाता है ना, और इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन मेम्ब्रेन थिकनेस डिसाइडेड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो हमारी सॉल्बिलिटी होती है गैसेस की वो किस पर डिपेंड करती है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो थिक है या थिन है। जितना थिक होगी वहाँ पर हमारा जो है डिफ्यूजन कम होगा, जितना पतली होगी वहाँ पर हमारा डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। CO2 इज 20 to 25 टाइम मोर देन सॉल्वेबल देन O2। CO2 हमारी ज़्यादा सॉल्वेबल होती है, गैस होती है, और O2 हमारी थोड़ी कम सॉल्वेबल गैस होती है। यहाँ पर हमारे कुछ पार्शियल प्रेशर जो होते हैं वर्क करते हैं इस डिफ्यूजन के दौरान। तो यहाँ पर हमारा PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर वर्क करते हैं। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम में हम चीज़ों को समझेंगे। एक डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, ये हमारा कुछ सेल्स होती हैं, बॉडी सेल्स। यहाँ पर हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर तो हमारी क्या आती है O2, और यहाँ पर हमारी क्या होती है CO2, यानी कि इन जो हमारे ये सेल्स होती हैं यहाँ पर हमारे क्या है, बॉडी सेल्स में CO2 प्रेजेंट है। और ये हमारी क्या है, एक तरीके से पल्मोनरी, जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं कि ये एल्वियोलाई है, ये हमारा एल्वियोलाई की साइड से यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का लेवल और CO2 का लेवल देखा गया है। और जैसे कि हम लोग जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि भाई ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमारा गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो कैसे होगा, वो थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। अब इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स में होता क्या है बेटा, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस जब हम ब्रीद इन करते हैं
लंग्स में जब हम क्या कर भाई, हम सबसे पहले ब्रीद इन करेंगे तो क्या होता है कि द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन फिल्ड अप एल्वुलाई। जो एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन है वो किस में भर जाएगी, हमारी एल्वुलाई में पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये एल्वुलाई के अंदर हमारी ऑक्सीजन जो है फिल्ड अप हो जाएगी इन लंग्स। एंड द एल्वुलाई आर सराउंडेड बाई द वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज कैरिंग रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। यहाँ पर ये हमारी क्या है, बहुत ही थिन लेयर होती है जहाँ पर हमारी O2 की सप्लाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वुलाई इज हायर देन द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन कैपिलरीज। ये कह रहा है कि जो कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीजन की किस में ज़्यादा होती है, एल्वुलाई में ज़्यादा होती है, हायर देन दैट ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। किसकी अपेक्षा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की अपेक्षा। सीधी सी बात यहाँ समझ लेते हैं कि जब भी हमारा हम O2 आएगा हमारा, तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या है कि ये हमारी ब्लैक वाली जो आपको दिख रही है पल्मोनरी वेन्स हैं, और ये जो ब्लू वाली हैं आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं। यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन आया उसने क्या किया, इस पल्मोनरी वेन्स में गया, और यहाँ पर हमारा कैसा ब्लड प्रेजेंट था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि सीधी सी बात है कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो भी प्रोसेस चलता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करता है हमारे ऑक्सीजन को। सीधी सी बात ये है कि ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ये हमारा किस में पहुँचेगा, यहाँ पर हमारे हार्ट में, हार्ट से किस में आएगा, सिस्टमैटिक आर्टरीज, और आर्टरीज के बाद यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हमारा इस साइट में क्या प्रेजेंट होगा, O2 प्रेजेंट होगा, यानी कि बॉडी टिश्यूज़ कैपिलरीज, यहाँ मतलब जो हमारा कैपिलरीज हैं उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होगा, O2 प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर जब हमारा O2 प्रेजेंट होगा इस एरिया में, तो क्या होगा कि जो भी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा बजाय किसके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की। अब क्या होगा, द डिफरेंस कॉज ऑक्सीजन एंड डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द लंग कैपिलरीज। दिस डिफ्यूजन continue as long as the concentrate molecule of unequally distributed and the blood present in capillaries has high concentration of carbon dioxide. It has absorbed from by the tissues, body tissues. सिंपल सी बात ये समझ लीजिए बेटा कि हमारे यहाँ पर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी आएगा वो क्या करेगा, डिफ्यूज आउट जल्दी होगा, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस में जल्दी होगी, क्योंकि भैया यहाँ से हमारा प्योर ब्लड आ रहा है और ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये हमारा पल्मोनरी वेन से आता हुआ सिस्टमैटिक आर्टरीज़ में आएगा, और सिस्टमैटिक आर्टरीज़ में आकर यहाँ पर हमारा क्या होगा, O2 जो है हमारी बॉडी टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये सिस्टमैटिक आर्टरीज़ में आएगा, यहाँ पर O2 जो है ड्राइव्ड होगा टू द ब्लड। किससे ड्राइव्ड होगा, ब्लड से। और CO2 की जो सप्लाई होगी वो किस में होगी, सप्लाई टू द ब्लड, और CO2 की सप्लाई होगी, यानी कि O2 ड्राइव्ड हो रहा है और CO2 हमारा क्या कर रहा है, सप्लाई। यानी कि यहाँ पर ब्लड कैपिलरी जो भी हमारा O2 था, अब वो क्या करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमें क्या मिल गई, बॉडी सेल से हमें क्या मिल जाती है, CO2। जब हमारी बॉडी सेल से हमें CO2 मिलेगी तो हमारा जो CO2 का लेवल होगा वो क्या, मतलब CO2 जो हमारे ब्लड में क्या होने लगेगा, सप्लाई। जैसे ही CO2 ब्लड में सप्लाई होगा, ये हमारे हार्ट से होता हुआ फिर से हमारा कहाँ पहुँचेगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और ये किस में पहुँच जाएगा, लंग्स में, यानी कि एल्वुलाई में प्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लेवल है यहाँ पर वो लगातार क्या करता रहेगा, पहले हमारा जितना भी प्योर ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा हमारे सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और जैसे ही हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मतलब लोअर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आएगी, तो क्या होगा कि मतलब यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो ये है कि जितनी भी हमारी O2 आ रही है वो हमारा बाइंड होती जाएगी बॉडी सेल्स के, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, और यहाँ से CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी, और O2 हमारी क्या करेगी, जैसे CO2 यहाँ पर नीचे आएगी और यहाँ पर O2 आया, O2 ने फिर क्या किया, बॉडी सेल्स के द्वारा CO2 जो है हमारा सिस्टमैटिक वेन्स में पहुँच जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर से हमारा CO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ से हमारा O2 क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी बाइंडिंग चलती है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है अगर वो क्या हो जाए, जो हमारी लंग कैपेसिटी होती है, जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है उसमें उसका O2 का लेवल जो है वो कम हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हमें ब्रीदिंग करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, और हमारी बॉडी में क्या रहेगी, थकान रहेगी, बॉडी हमारी कैसी रहेगी, थकी हुई रहेगी। अब बेटा यहाँ पर एक्सचेंज हो गया हमारा पहले किस में, लंग्स में, कि जितने भी हमारा ऑक्सीजन था वो बाइंड अप हो गया हीमोग्लोबिन के साथ। अब क्या होगा कि बॉडी सेल्स ऑफ टिश्यूज़, ये दो प्रोसेस में होता है। दूसरा हमारा क्या चलेगा, इन बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़।
अब ये हमारा किस में चलेगा प्रोसेस, बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो ब्रीदिंग साइकिल है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन सम एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड बी रिलीज्ड एंड दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है भैया कि जो भी हमारी, अब भाई सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, CO2 देते हैं और O2 को लेते हैं। जब हमारी बॉडी में O2 आएगा तो वो हमारी ब्लड में जाकर कंबाइंड होगा, और ब्लड में जब कंबाइंड होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो हमारा जो है, जो भी O2 है वो हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होगा। O2 हमारा फिर किस में पहुँचेगा, CO2 में, और CO2 फिर से क्या करेगा, यहाँ पर हमारा जो है इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे कंसंट्रेशन कम होगा, ये हमारे डिऑक्सीनेटेड ब्लड के रूप में हमारी बॉडी से जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। यानी कि CO2 क्या, एक तरीके से जो भी हमारी बची हुई एयर थी वो हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम के रूप में हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और वही CO2 किस पे यूज़ कर लिया जाएगा, प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है किसका, रिस्पायरेशन का। तो इसमें हमारी प्रोसेस हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यूज और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। ये दोनों प्रोसेस हमारी चलती हैं। तो यहाँ पर हमारा CO2 और O2 का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। सो दिस इज़ द, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है बेटा, इट इज़ कम्प्लीट। एंड नेक्स्ट इसकी जो वर्कशीट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, इसकी वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू सो मच।